अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही फास्टली, बहुत ही मजेदार तरीके से। अब देखिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें सबसे खास बात क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की सबसे खास बात यह है कि आसान चैप्टर है, अगर आपको इसकी थ्योरी और फॉर्मूला पता है तो न्यूमेरिकल आप इजीली लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अभी बेसिकली आप बचपन से जानते हो भाई कुछ नहीं होता, ये कितना स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। अगर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो आप बोलोगे भैया आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो, आप करंट की बात कर रहे हो। ये बहुत छोटा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब पहला यही आता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे, तो हर कोई जानता है कि अगर कोई वायर है उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज अपॉन में टाइम को हम करंट कहते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज का फ्लो टाइम से डिवाइड करना है, पर यूनिट टाइम अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी एरिया से कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उनका रेशियो करंट होता है। फिर सिंबल क्या होता है करंट का? आई होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है करंट का? एम्पियर होता है। कोई टेंशन ही नहीं है, तो बचपन से जानते हो आप लोग। तो हम करंट को पढ़ लेते हैं। करंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया, ध्यान रखना। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट एक टेंसर क्वांटिटी होता है। अब टेंसर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर यहां से एक करंट जा रहा है और आगे वायर्स है, तो देखो डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। डायरेक्शन फिक्स नहीं है, और जब डायरेक्शन फिक्स ना हो तो हम कहते हैं भैया वो टेंसर है। अब करंट की अगर हम बात करें तो करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमें टाइम का गैप बहुत कम मिले, किसी इंस्टेंट की बात करें, तो करंट का फॉर्मूला आपका dq बाई dt भी होता है। ये फॉर्मूला बेसिकली होता है इंस्टेंट के लिए, इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट यानी एक बहुत ही कम टाइम के लिए, यहां पर जो टाइम है, टाइम का जो इंटरवल है, टाइम का जो गैप है वो टेंड्स टू जीरो, यानी बहुत कम टाइम की बात करें तो इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस, तुरंत। इंस्टेंट मतलब तुरंत, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और ये बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन। यानी अगर आपसे कभी भी इंस्टेंटेनियस करंट निकालने को बोलेगा तो आपको चार्ज का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये छोटी छोटी बात जानने के बाद इस चैप्टर के अंदर हम भागते सीधा का सीधा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ को मुझे लगता है कि हर बच्चा जानता होगा, वो कैसा भी बेकार से बेकार बच्चा ओम्स लॉ को जानता होगा। पूछ के देखे ओम्स लॉ क्या नहीं कहता है, बताओ ओम्स लॉ क्या नहीं कहता है? नहीं पता? देखा इसको ओम्स लॉ नहीं पता। ओम्स लॉ क्या नहीं कहता है? ओम्स लॉ ये नहीं कहता है कि आम केला होता है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ये तो बहुत बकवास सवाल था। है दिवेश, क्या होता है ओम्स लॉ? क्या बात है साहब, बताओ क्या बात है, पूछ रहा हूं। और चलें, सुनो। तो दोस्तों ध्यान देंगे प्लीज। तो ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ स्टेट दैट इफ भी नहीं होगा, यहां से होगा, देखो। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। क्या मतलब है? एट फिक्स्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स रखना है हमें। टी एमपी का मतलब है टेम्परेचर। क्या मतलब है? कह रहे हैं कि अगर कोई वायर है तो उस वायर में अगर आप वोल्टेज लगाओगे, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V, तो जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? करंट। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, तो बचपन से पता है हमें। तो V इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा? कांस्टेंट IR हो जाएगा, RI है ना। तो V इज इक्वल टू IR, ये आपका ओम्स लॉ है। अरे सबको पता है, यहां लिख भी दिया मैंने, देखिए। अब यहां पर R का मतलब क्या होता है? ये छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे बच्चे जानते हैं। V इज इक्वल टू I और V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI, R है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट, ओपोजिशन, रुकावट टू द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट के फ्लो को कितना रुकावट मिल रहा है। ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखो दोस्तों क्या लिखा है? कॉस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कारण क्या है? जब भी समझो एक वायर के अंदर वोल्टेज लगाने पे, सुनना, एक वायर के अंदर जब वोल्टेज लगाते हैं तो करंट आता है, लेकिन साथ साथ देखो वोल्टेज लगाने पे करंट भी है और रुकावट भी है। क्या है? रुकावट। तो रुकावट है क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। क्या होगा? टकराएंगे। तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैं कहूं कि मुझे वहां तक जाना है, मुझे साहिल तक जाना है, तो बीच में आप लोग होते, मैं टकरा जाऊंगा, कभी कुर्सी से, कभी किससे, कभी कुछ से। तो वोल्टेज लगाया, करंट आया, रेजिस्टेंस भी आया। रेजिस्टेंस क्यों आया? क्योंकि वहां पर कोलिजन चल रहे थे। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, अब एक चीज होता है रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मुला, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। रेजिस्टेंस का फॉर्मुला होता है रो L बाई A, जहां पर इस रो का मतलब पता क्या होता है? रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ, ये एक रेजिस्टिविटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट फॉर, जैसे मैंने कहा भैया यहां पर लोहा है तो लोहे की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। मैंने कहा भाई एक आयरन, मेरे पास गोल्ड है, गोल्ड की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। मेरे पास कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टिविटी L बाई A। यानी अगर कहीं पर एरिया के इनवर्सली है और लेंथ के क्या है? डायरेक्टली। अगर मेरे पास कोई वायर है मित्रों, तो अगर इस वायर का एरिया अगर ज्यादा होगा तो रुकावट क्या होगा? कम। एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। सोचो, लॉजिकली सोचो, एक पतला सा वायर है और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है, और एक बहुत मोटा सा वायर है और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है, चार्ज का फ्लो होना है। तो बताओ कहां पर आसानी से फ्लो होगा? नीचे वाले में, नीचे वाले में ना। तो यानी कि अगर एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। लेकिन मैं आपसे कहूं कि एक इतना बड़ा वायर है और एक दूसरा इतना छोटा सा वायर है, छोटा सा वायर,
कहां रुकावट कम होगा? छोटे वायर में। यहां रास्ता बड़ा है तो रुकावट क्या होगा? ज्यादा। यानी लेंथ के ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या होगा? तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली। एरिया के ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम, लेंथ के ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा। और ये रेजिस्टिविटी है। क्या ये क्या होती है बताओ? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। तो हमने जाना रेजिस्टेंस के बारे में। और अब समझिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है रो, रो इज फिक्स। रो क्या है? फिक्स। बता रहा हूं, समझो। रो का मतलब रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी ना मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक छोटा सा लोहा का टुकड़ा है और एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा है। अगर इसकी रेजिस्टिविटी 4 है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी 4 रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज फिक्स। रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। ना वो लेंथ पे डिपेंड करता है ना वो एरिया पर। अगर मटेरियल फिक्स है तो रेजिस्टिविटी भी फिक्स रहेगा। अब देखिए दोस्तों, छोटी सी कहानी यहां पर क्या है? छोटी सी कहानी है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसी कौन कौन सी चीज है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि भैया सोने का है, कॉपर है कि आयरन है, कौन सा है। यानी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? क्योंकि रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। फिर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सॉरी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फिर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सोचो, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, धक्का मुक्की बढ़ेगी। नहीं समझ रही बात को? अरे इस कमरे में मैं बोल दूं आग आग आग, तो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा? भागोगे? रुकावट इस गेट से एक बार में 4 घुस रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे लड़का है कि लड़की। घुस जा रहे। पहले सोचते हैं कि अगर बॉयज जा रहे तो लड़कियां साइड हो जाएंगी। जा भाई, तू जा यार, तू। अब आग लग गई तो तू कौन? तू मेरा भाई है, चल। बता ना, वो रास्ता जाम हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझो, ध्यान से। जब भी आपको ग्राफ मिले, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। 2 तरह के ग्राफ आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। पहला क्या? V एंड I का। तो यहां पर जो tan थीटा है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। जब यहां पर V हो और यहां पर I हो तो रेजिस्टेंस tan थीटा के बराबर होता है। लेकिन ग्राफ ऐसा दिया हो I और V का, तो इसका उल्टा हो गया ना। देखो VI तो tan थीटा इज इक्वल टू R, और ये क्या हो गया? IV। तो इस बार जो tan थीटा होगा वो 1/r के बराबर होगा, उल्टा हो जाएगा। समझे? तो समझो, जब V और I हो तो R मिलेगा, I और V हो तो 1/r मिलेगा tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है स्लोप। ये स्लोप है। क्या है? स्लोप। तो यहां पर जो स्लोप है वो R के बराबर है। स्लोप मतलब tan थीटा। और यहां पर जो स्लोप है, स्लोप वो किसके बराबर है बताओ? 1/r के बराबर। tan थीटा का नाम होता है स्लोप। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब यहां पर छोटी सी बात समझिएगा, एक टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक का नाम होता है करंट डेंसिटी। अब आपके मन में सवाल आएगा, भाई ये क्या होता है? भाई ये करंट डेंसिटी क्या होता है? हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? नहीं भाई, बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है, समझा रहा हूं। देखो ध्यान से समझना, लिखा है करंट डेंसिटी। क्या लिखा हुआ है? करंट डेंसिटी। क्या मतलब है इसका? देखो, करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि ये मान लीजिए एक वायर है और इस वायर का एरिया है मान लीजिए A, और इसमें करंट का फ्लो कितना है? I। तो कितना करंट पर यूनिट एरिया फ्लो कर रहा है? करंट पर यूनिट एरिया, उसको हम करंट डेंसिटी J बोलते हैं। क्या बोलते हैं? J। तो करंट डेंसिटी क्या होता है बताओ? करंट डेंसिटी का सिंबल क्या है? J। तो J का मतलब क्या है? करंट डेंसिटी, करंट अपन में एरिया। नहीं समझ में आ रहा है? बड़ा आसान है। लेकिन 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 एक बात हम हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये है करंट, तो जो एरिया होता है ना, एरिया, एक एरिया का वेक्टर भी इस तरफ होता है। देखिए, अगर ये एरिया है तो इससे निकलने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो यहां पर करंट और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अगर ऐसा कभी हो जाए कि मैं आपसे बोलूं कि मेरा एरिया ऐसे झुका हुआ है, रुक रहा बता रहा हूं। देखो ये है मेरा करंट, लेकिन मेरा एरिया ऐसे झुका हुआ है। एरिया वेक्टर इस बार ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। थीटा, कुछ एंगल बन रहा है, समझना। बड़ा सिंपल बात मैं समझा रहा हूं। देखो पहले क्या था? एरिया वेक्टर ऐसे था सीधा, अब पहले ऐसे था, अब हम झुका चुके हैं। झुकाने से आपका एरिया वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। आउटवर्ड नॉर्मल को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। यानी मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, तो अगर इनके बीच में एंगल बनेगा ना तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है? J की जगह J रहेगा, I की जगह I रहेगा, पर A की जगह पर हो जाएगा A cos थीटा। आपको इस एंगल का कॉस लेना पड़ता है। तो J इज इक्वल टू I बाई A cos थीटा अगर सिचुएशन ऐसी हो, और J इज इक्वल टू I बाई A अगर सिचुएशन ऐसी। यहां से अगर हम करंट का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? JA cos थीटा। तो दोस्तों ध्यान रखना, करंट का एक और फॉर्मूला होता है JA cos थीटा, जहां पर एंगल किसके बीच में लेना है आपको? करंट और एरिया के बीच का एंगल आप ले सकते हो, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ले सकते हो। देखो ये है एरिया और ये है बाहर की तरफ एरिया वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। क्या ऑल क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया दोस्तों। अब लिखा है करंट डेंसिटी स्टेटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर होता है। क्या होता है? करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। देखो न्यूमेरिकली अगर हम बात करें, न्यूमेरिकली तो हम कह देंगे कि करंट और एरिया के बीच का एंगल लिया है। क्या लिया है? करंट और एरिया के बीच में एंगल लिया है। लेकिन थ्योरेटिकली प्रिसाइज होकर बोलेंगे तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि देखो ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन J वेक्टर एंड A वेक्टर। मतलब बोलते रहा हूं, करंट डेंसिटी आपका J है, J को हमने क्या मान लिया है? वेक्टर। J को क्या मान लिया हमने? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो करंट डेंसिटी को हम वेक्टर मानते हैं, इसलिए ये जो एंगल है थ्योरेटिकली बोला जाता है एंगल बिटवीन J एंड A। पर मैंने आपको सिखा दिया है कौन सा एंगल लेना है आपको? करंट और A के बीच का एंगल लेना है। करंट को ऐसा वेक्टर हम देख रहे हैं डायरेक्शन की वजह से।
तो आपको ये बात समझना है कि चल क्या रहा है, चल ही रहा है करंट डेंसिटी का मतलब है करंट अपॉन में एरिया। अगर एंगल बन रहा हो तो आई बाई ए कॉस थीटा, एंगल लेते हैं इनके बीच का, बस बात खत्म। और लिखने को तो लिख देंगे हम कि देखो या तो करंट का फॉर्मूला होगा जे इंटू ए, या तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा जे ए कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला किससे निकल के आ रहा है, इस वाले फॉर्मूले से। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट का फॉर्मूला आएगा जे ए कॉस थीटा। अब ये सारी बातें हमने कर ली, करंट डेंसिटी हमारा खत्म होता है। अब मेरे मित्रों इस चैप्टर के अंदर बेसिक बेसिक बातें होती है। देखिए पहली बात क्या है, कंडक्टेंस। अब तुम बोलोगे कंडक्टेंस क्या भला है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस, क्या मतलब है आपका कंडक्टेंस से। तो देखिए कंडक्टेंस का मतलब यहां पर क्या है, कंडक्टेंस का मतलब है जी। क्या मतलब है जी, और ये होता है 1 बाई आर, रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस का देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट और कंडक्टेंस मतलब फ्लो को देखना, किसको देखना। तो यहां पर जी इज इक्वल टू 1 बाई आर, जी इज इक्वल टू, तो जी इज इक्वल टू 1 बाई आर का मतलब है कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है कंडक्टिविटी, क्या लिखा हुआ है, तो ये उल्टा होगा किसके होगा, रेजिस्टिविटी के। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो कंडक्टेंस होता है जी और उल्टा होगा रेजिस्टेंस के। कंडक्टिविटी होता है सिग्मा, कंडक्टिविटी क्या होता है सिग्मा, और वो उल्टा होता है रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी का मतलब है रुकावट, कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्ट करना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है रुकावट, कंडक्टेंस का मतलब कंडक्ट करना। तो ये आपस में क्या होंगे उल्टा। तो जी इज इक्वल टू 1 बाई आर और सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। क्या बात समझ में आती है, ओके। अब इस चैप्टर में अगर हम और बातें करें तो एक टॉपिक होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या है मैं समझाऊं आपको कि मान लीजिए दोस्तों यहां पर एक वायर है और इस वायर के अंदर हमने ये लगा रखा है, पता है क्या, इसके अंदर हमने क्या लगा रखा है, ध्यान दो प्लीज। इसके अंदर हमने लगा रखा है कोई वोल्टेज और ये कोई वायर है। अब आपको ये समझना पड़ेगा वोल्टेज लगाने से क्या होगा, ये लेंथ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। क्या पैदा होगा, अब ये तो मैं सिखाता हूं, मैं देखो बढ़िया से। मान लो ये कोई वायर है और आपने बैटरी का प्लस यहां लगा दिया, तो ये प्लस यहां पहुंच जाएगा और ये माइनस यहां लगाया ना, बैटरी का छोटा वाला माइनस होता है, तो ये माइनस यहां पहुंच जाएगा। और आप भली बात ही जानते हो चैप्टर 1 के अंदर आपने पढ़ा है कि प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। क्या पैदा होता है, और ये डिस्टेंस है मान लो एल, तो आपने लगाया वी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ ई, और लेंथ क्या है एल, तो वी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एल। यानी जब ई और एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और लेंथ एल है तो वी का फॉर्मूला होगा ई इंटू एल, इंटू एल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ई इंटू एल। तो देयर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वी इज इक्वल टू ई इंटू एल। ठीक है, अब लिखा हुआ है अगला टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है समझना आपको। तो पहले आप समझिए हमने क्या क्या बातें करी है। क्या पहला फॉर्मूला v इक्वल टू आई आर है, क्या दूसरा फॉर्मूला v इक्वल टू ई एल है, ये पढ़ चुके अभी। और तीसरा हमने क्या पढ़ा है, r इक्वल टू रो एल बाई एल। हम कुछ नहीं कर रहे, ये तो हमारा एक फॉर्मूला आया है समझना, ये वाला v इक्वल टू, चलो यहां पर भी पुट कर सकते हो, बता रहा हूं किसी से भी कर सकते, किसी से भी। चलो हम इसको ले रहे, इसका लेना पड़ेगा, रुक जाओ, इसका ले लो, हो जाएगा काम। इस वाले का ले लो, v इक्वल टू आई आर इस्तेमाल कर लो, और v मतलब वोल्टेज, और v किसके बराबर है, EL के बराबर। तो यहां पे लिख देंगे हम EL, I की जगह I, और R किसके बराबर है, रो एल बाई ए। समझ में आया, तो L से L कट जाएगा, E का फॉर्मूला क्या आ गया, I रो बाई ए, I रो बाई ए। दिख रहा आप लोगों को। अब मुझे बस इतना बताना ध्यान से, क्या आप ये पहले से जानते हैं कि करंट अपॉन में एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर आ गई बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर आ गई बता सकता है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई करंट डेंसिटी इनटू में रो, करंट डेंसिटी इनटू में रो। क्या ये बात आप समझते हैं या नहीं समझते, रुक जाओ ध्यान दो। तो आपसे कोई बोले ना वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ निकालो, तो आप ऐसा उनको समझा सकते हैं, ध्यान दो। ये देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पता क्या है हमारा, बताओ, करंट डेंसिटी इनटू में रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू में रेजिस्टिविटी। क्या हमें ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है और जे भी क्या होता है, वेक्टर। बताया था मैंने आपको कि जे होता है एरिया वेक्टर, करंट अपॉन में एरिया, सॉरी करंट अपॉन में एरिया, जे क्या होता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को एक वेक्टर माना गया, क्या माना गया। तो अगर आपसे कोई कहता है कि यार मेरे को ना कुछ नहीं करना, मेरे को ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में दिखाना है आपको, तो ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए आप यहां तक ड्राइव करके छोड़ सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई, कुछ नहीं, 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है, पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा। पहले वाले में हमने क्या डाल दिया बताओ, पुटिंग इन वन, क्या लिखा हुआ है, पहले वाले हमने v को डाला है और r को डाला है, v की जगह पर EL, r की जगह पर ये L से L कट जाएगा, E निकाल लो, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, करंट डेंसिटी इनटू में रेजिस्टिविटी, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का हमने वेक्टर फॉर्म ऐसे कर लिया। आवाज कम कर लो कोई, अच्छा छोड़ो, बाहर चल रहा है ना वो। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, क्या कहानी समझिएगा। एक कंडक्टर के अंदर करंट कैसे आता है, टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। टॉपिक का नाम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ करंट इन अ, एक कंडक्टर के अंदर करंट कैसे आता है समझना। देखिए तो स्टार्टिंग में समझिए, अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर आपके पास रखा हुआ है, अच्छा इसी को हम बोलने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अभी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम यहीं से सीखने वाले हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो कि अगर हमारे पास एक वायर है, हमारे पास एक वायर पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए, और इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो होता क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं
और रैंडम मोशन में होने की वजह से हम ऐसा कहते हैं कि इनका ऑन एन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 0। क्यों बताऊं? क्योंकि देखो भाई, आपने यहां से स्टार्ट किया और टकरा के यहीं पर आ गए, तो टकरा के यहीं पर आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब है कि आपका ऑन एन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ये समझ मेरी बात को? जैसे भैया मैं आगे बढ़ा और टकरा के वहीं आ गया, ये समझ मेरी बात को? टकरा के वहीं आ गया, रैंडम मोशन है, टकरा रहे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं अगर हमने कोई वोल्टेज नहीं लगा रखा है, खाली एक वायर है, वायर, इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, कोई वोल्टेज नहीं है, कोई बैटरी नहीं, कुछ भी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल समझते हो, गर्मी की वजह से मूव करते हैं, बट ड्यू टू रैंडम मोशन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स बिकम 0, दैट इज u1 प्लस u2 प्लस un, इन सबका एवरेज लेंगे, टेकिंग एवरेज, तो आंसर क्या आएगा, 0। नहीं समझ में आया? जो u1 प्लस u2 सबकी इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज क्या जाएगा, 0। तो सभी के वेलोसिटी का एवरेज 0 निकल के आता है, क्या निकल के आता है, 0। तो जब एक, जैसे मेरे हाथ में एक लोहे का टुकड़ा है, तो लोहे के टुकड़े में सभी पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी हम 0 मानेंगे। लेकिन क्या होगा अगर, समझना मेरी बात को, अगर उसी वायर के अंदर आपने कोई बैटरी लगा दिया, बैटरी, तो क्या होगा, देखो बैटरी का प्लस यहां बैठ जाएगा और माइनस यहां बैठ जाएगा। अब होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या होगा, ये जो प्लस है प्लस अपना इफेक्ट छोड़ेगा, प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। हाँ, टक्कर अभी भी होगा लेकिन ये पीछे नहीं जा पाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे मेरी बात सुनो, जैसे अगर मैं अकेले जा रहा हूं और यहां मेरी टक्कर हो गई तो चांस है कि मैं पीछे लौटा हूं, लेकिन मेरे गर्दन में कोई खूंट वो बांधे, रस्सी बांधे और मुझे खींच रहा है, मैं टक्कर हुआ फिर खींच रहा है, मैं टक्कर हुआ फिर मुझे खींच रहा है। अब मैं घसीटा मिलेगा मुझे, मेरा घसीटा, मैं घसीटते हुए जाऊंगा, पीछे मुड़ने का चांस नहीं। तो पहले क्या था, वो लौट जा रहा था टकरा के, तो ऑन एन एवरेज हम वेलोसिटी क्या मान रहे थे, 0। अब 0 मानने का चांस नहीं है, तो यहां पर होगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब घसीटना, तो ड्रिफ्ट होगा। तो जब हम बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फील होता है। बेसिकली होता क्या है, जब हम बैटरी लगाते हैं ना बैटरी, तो यहां पर एक एक्सेलरेशन पैदा होता है, इसके अंदर क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ। ये जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला पता क्या होता है, वो होता है E/m। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये चैप्टर 1 से आया हुआ है। चैप्टर 1 में एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों जब हम बैटरी लगाते हैं तो इसको एक्सेलरेशन मिलता है, ड्रिफ्ट मिलता है। तो वही सब लिखा हुआ है, देखिए कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस आर अप्लाइड देन इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टेड विद एक्सेलरेशन QE/m, जहां Q का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस का इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई m। तो इस एक्सेलरेशन से वो खींचता हुआ चला आएगा। तो हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट इन कंडक्टर, या फिर हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब मेरे मित्रों पता क्या होने वाला है, समझना। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन करेंगे, तो हम कैसे डेरिवेशन करेंगे, हम कहेंगे लेट पार्टिकल्स मूव विद इनिशियल वेलोसिटी u। हम मानते हैं कि पार्टिकल जो है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कोलाइड कर रहा है और टाइम है t। अरे कोलाइड नहीं करेगा, खटक खटक खटक। तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, एज वी ऑलरेडी नो कि ऐसा होता है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमने कहा यार इतने सारे पार्टिकल है, लाखों पार्टिकल है, जब लाखों चीजें होती है तो हम लेते हैं एवरेज, क्या लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सभी वेलोसिटी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं भैया देखो, अगर हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे बताओ, v इज इक्वल टू u प्लस, देखो समझो मेरी बात को, समझना। अब लॉजिकली बात करो, इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ करेगी, सबकी इनिशियल क्या होगी। अच्छा ये लाइन को छोड़ के आप मुझे बताओ, ये छोड़ दो, मैं कहता हूं वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at, पर ये एक पार्टिकल का है। सभी पार्टिकल कैसे लिखेंगे हम, v ऐसे लिखेंगे ना, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस at2, v3 v4 फिर क्या लिखेंगे, vn इज इक्वल टू un प्लस atn। नहीं समझे मेरी बात को? तो ऐसे लाखों पार्टिकल है हमारे पास, क्या है। तो हमने कहा चलो अगर हमारे पास लाखों पार्टिकल तो सबका हम टोटल क्या करते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें v निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। पहले पार्टिकल का है u1 प्लस at1, तो u1 प्लस at1, दूसरा क्या होगा u2 प्लस at2, और लास्ट में क्या होगा u1 प्लस atn। अब यहां देखो, यहां से अगर हम बात करें तो क्या हम u1 u2 सभी u को एक साथ ले रहे हैं, तो u1 u2 u3, सुनना, u1 u2 u3 सबको साइड में ले लिया और प्लस का साइन लगा रखा है हमने। अब हमारे अगर हम सारे u को एक साथ ले लेंगे तो बचेगा क्या बताओ, at1 at2। अब इनमें भी a कॉमन है, क्या कॉमन है, तो a कॉमन लेंगे तो क्या अंदर क्या बचेगा, t1 t2 tn, t1 ऐसे बचेगा। ठीक है, मेरी बात सुनो दोबारा। हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है एक पार्टिकल के लिए, लाखों पार्टिकल तो ऐसे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। अब हमने कहा कि सबको जोड़ते हैं, तो जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया, तो u को अलग रख लिया और a को अलग रख लिया, कॉमन लेके और t अंदर चल रहा है। अब हमने कहा चलो टेकिंग एवरेज, क्या करें हम, टेकिंग एवरेज, सो डिवाइडेड बाय n। अब हम एवरेज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एवरेज। तो एवरेज कैसे लेंगे हम, इसको भी n, एवरेज लेने का मतलब क्या है कि आपको यहां भी n से डिवाइड करना है, यहां भी n से डिवाइड होगा और यहां भी n से डिवाइड होगा, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा जब हम एवरेज लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमने एवरेज ले लिया तो इनिशियल का एवरेज 0 होता है, पहले बताया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, ऑन एन एवरेज 0 होता है। और यहां पर क्या हो गया, a t1 t2 tn का एवरेज ऐसे चलता रहेगा, tn ये चलता रहेगा, ठीक है, डॉट है यहाँ पे कि t1 t2 t3 t4 चलता रहेगा। अब यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि जब हमने वेलोसिटी का एवरेज लिया तो इसी का नाम पड़ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पड़ जाएगा, ऐसे लिखेंगे उसको, देखो वेलोसिटी ड्रिफ्ट, डी है सिंबल और फॉर्मूला क्या निकल के आया, देखो a एक्सेलरेशन और ये टाइम का एवरेज है, किसका एवरेज है,
T1 प्लस T2 प्लस T3 एन, तो ये टाइम का एवरेज है, तो एवरेज टाइम को लिखते हैं हम टी एवरेज। क्या लिखते हैं? टी एवरेज। तो अभी हमने क्या निकाला दोस्तों? हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाला। किसको निकाला बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो फॉर्मुला हमने निकाला है मित्रों, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मुला है। तो हमारा वीडी क्या हो गया? अब एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? एक्सेलरेशन को माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, तो माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, और ये टाउ, टाउ मतलब एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज टाइम। एवरेज इसको बोलते हैं, देखो इसका नाम होता है, बोलो क्या नाम होता है इसका? एवरेज। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, देखो रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको, पर रियल में पता है क्या है? ये एवरेज टाइम बिटवीन, बता रहा हूं देखो, इसका नाम है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। कोलिजन का ये एवरेज टाइम है। क्या है कोलिजन का? ये एवरेज टाइम। देखो ना, मैंने पहले कहा था टाइम कौन सा टाइम है, देखो दोबारा देखो, अगर आप देखते हो तो टाइम कौन सा है? लेट अ पार्टिकल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u मूव्स विद एंड कोलाइड एट टाइम t। वो कोलाइड, देखो मूव किया कोलाइड हो गए, मूव किया कोलाइड हो गए, तो उन सभी टाइम का एवरेज है, ये सभी टाइम का एवरेज है। तो क्या आपको मुश्किल लगा? तो बहुत आसान है, ये फॉर्मुला है, उसमें सबको जोड़ते वक्त u को अलग रख लो, a को कॉमन लेके t को अलग रख लो, n से डिवाइड करो, एवरेज आएगा। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल, जो पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी है v अपॉन में n, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जहां यहां पर टाइम का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम या फिर एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो बेटा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, अब प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते, ध्यान दो। लिखा है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए हमें पता लग गया है कि एक वायर के अंदर जब हम वोल्टेज लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन में लगता है झटका, ड्रिफ्ट, क्योंकि बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अगर इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो करंट भी होगा। तो बोला है ड्रिफ्ट की वजह से करंट होगा, तो रिलेशन निकालो। तो हम यहाँ पर क्या दिमाग लगाते हैं? हम बोलते हैं देखो भैया, हम जानते हैं अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वी क्या लगाते हैं? तो वी का फॉर्मुला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में लेंथ। बताया था मैंने कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मुला होता है। ये बस हमें पता होना चाहिए, यूज हो या ना हो बात की बात है। अब हम क्या दिमाग लगा रहे हैं? ध्यान दो, यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि एक वायर है, हमारे पास एक वायर है, उस वायर में एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हमने ये माना है कि हमारा स्मॉल एन, इस देखो समझो एक वायर है, वायर में हमने खुद से माना है स्मॉल एन, जो कि बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में इतने में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमने माना है एन, एन स्मॉल एन। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इसका लेंथ एल है और एरिया ए है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू में लेंथ। तो मैंने कहा अगर मेरा वॉल्यूम एक है, तो एक वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और पूरा वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इनटू लेंथ। तो एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एल एन, एक में एन है तो 4 में होंगे 4 एन, 10 में होंगे 10 एन, तो एल में कितने होंगे? एल एन। तो हमने कहा भैया देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाले तो वो निकल के आएगा एल एन। क्या निकल के आएगा? एल एन। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? देखो आपको पता होगा चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज हमेशा सही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ इंटू में ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में ई। तो अब नंबर हमारे पास एल एन है और हमने ई से मल्टीप्लाई कर दिया, एल एन ई, एल एन ई, तो हमें मिल गया टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का फॉर्मूला ये है दोस्तों। यानी हमने क्या सीखा? एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एल एन का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन, और चार्ज के लिए आपको ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एल एन ई बन गया। अब हमने बोला भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपन में टाइम, चार्ज अपन में, तो चार्ज क्या है? एल एन ई अपन में टाइम। अब मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, लेंथ अपन में टाइम क्या होता है? लेंथ, डिस्टेंस अपन में टाइम क्या होता है बताओ? वेलोसिटी। क्या होता है? डिस्टेंस अपन में टाइम वेलोसिटी होता है। ये छोड़ो, ये एक्सेलरेशन है, इसको छोड़ो, ये ऐसे लिखा हुआ है, डिस्टेंस अपन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो देखो हमारा फॉर्मूला कैसे बनने वाला है, देखो हम कहेंगे जो हमारा करंट का फॉर्मूला आ गया, करंट का फॉर्मूला क्या आ गया? एरिया की जगह पर एरिया है, और डिस्टेंस अपन में टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। क्या हो गया है? कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन की जगह ई, एन की जगह एन, ई की जगह ई। तो ध्यान रखना बेटा, हो गया ड्राइव हो गया, इसको भूल जाओ। इसी को बोलते हैं हम रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। यहीं तक है, ये सब भूल जाओ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसी तरीके से बताया, ये भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बताऊं, 3 चीजें याद रखनी है कि एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एल एन का मतलब है पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन, और एल एन ई का मतलब है चार्ज। टाइम से डिवाइड करो, डिस्टेंस अपन में टाइम अपने आप क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। अब इस बार एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ एंड डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या मतलब है समझिएगा, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ एंड डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ओम साहब ने कहा था कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट चीज, रेजिस्टेंस क्या है? तो हमें ये प्रूफ करना है कि रेजिस्टेंस सच में कांस्टेंट होता है, और हमें रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी उसका एक फॉर्मूला होता है एम एन ई स्क्वायर टाउ, इसको हमें ड्राइव करना है। रेजिस्टिविटी का भी एक फॉर्मूला होता है, इसको हम कैसे करेंगे वो समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करें जो हमने पीछे पढ़ा है, आई इज इक्वल टू वी डी एन ई। याद है आपको? जहां पर मैं पहले मेंशन कर दूं
एक छोटी सी बात मैं आपको मेंशन कर दूं दोस्तों कि यहाँ पर VD का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि V इंटू डी। एक्चुअली में V का मतलब वेलोसिटी और D बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या ये? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला खोल दिया। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पीछे, माइनस का E कैपिटल E टाउ बाई M, याद है आपको? इस फॉर्मूले को हमने यहाँ डाल दिया। N की जगह N रहेगा, E की जगह E रहेगा, A की जगह A रहेगा। लेकिन एक और बात हम जानते हैं, करंट क्या होता है बताओ? V अपॉन में R। तो हमने करंट की जगह पर अगली बार लिख दिया V अपॉन में R। फर्क कितना ध्यान रखना, ये V का मतलब है वोल्टेज। क्या मतलब है? अच्छा, अब हम वोल्टेज का फॉर्मूला जानते हैं बचपन से, V इज इक्वल टू EL, बता रखा है मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड L को मल्टीप्लाई करेंगे तो V बनेगा। यानी अगर आपको ये तीन फॉर्मूले आते हैं और पहला फॉर्मूला पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो VD पुट कर दिया, करंट की जगह पर V बाई R पुट कर दिया, अब V को हमने पुट कर दिया EL। इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से आपको मिलेगा L बाई R। क्या मिलेगा? L बाई R इज इक्वल टू ETMNEA। अच्छा, अगर आपको याद हो तो यहां पर एक E है और यहां भी E है, तो ये क्या हो जाएगा? E स्क्वायर। क्या हो जाएगा? और ये है टाउ, और क्या है? N और A, और नीचे क्या है? M, और ये है L बाई R। क्या है ये? L बाई R। अब मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बता दूं। अगर मैं काम करता हूं, समझना ध्यान से, मैं M को यहां भेज दूं, M को यहां भेज दूं, R को ऊपर भेज दूं और L को नीचे। देखो पहले M को यहां भेजा है और इन सबको नीचे ला रहा हूं। देखो अभी समझ में आ जाएगा। देखो सही चल रहा है ना? नहीं चल रहा सही? कुछ मिसिंग तो नहीं है? नहीं, देखो देखो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से ध्यान दो। मैंने M को यहां भेजा और E स्क्वायर N और टाउ को नीचे ले आया, यहां A छोड़ दिया था और A के पास R को ले गया और L को नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। अब आप देखोगे चौक जाओगे। पता क्या चौक जाओगे? ध्यान दो, सही में चौक जाओगे। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कंपैरिजन कर रहा हूं, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो यहां से रो निकालोगे तो पता क्या आएगा? रो R A बाई L। A यहां जाएगा, L नीचे आएगा, रो। तो क्या आपको लगता नहीं है कि R A बाई L, अगर ये R A बाई L है, ये भी R A बाई L है, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो देयरफॉर जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है वो है M NE स्क्वायर बाई टाउ। इससे क्या प्रूफ हो गया? इससे ये भी प्रूफ हो गया कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट चीज होती है। बोलो कैसे? क्योंकि देखो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R, वो एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया तो सेम ही रहेगा। लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ सेम ही रहेगा। मास तो सेम ही रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा। N सेम ही रहेगा, E का चार्ज सेम ही रहेगा, और टाउ भी सेम ही रहता है। टाउ भी क्या रहता है? तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट चीज है। अगर टेंपरेचर फिक्स है तो टेंपरेचर क्या है? फिक्स। कुल मिला के अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन आता है कि ओम्स लॉ का प्रूफ करो या डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टिविटी करो, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। पुट करते करते यहां तक आपको लेके आना है। AR L को अलग निकाल लोगे, AR L को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये हो गया, ज्यादा बहस करने कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट टू है, देखिए स्टार्ट करते क्या लिखा हुआ है? मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? सिंबल होता है म्यू। बेसिकली जब हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी, तो बैटरी की वजह से ड्रिफ्ट पैदा होता है, ड्रिफ्ट। तो कितना ड्रिफ्ट पैदा हुआ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि आपको पता है अगर यहां प्लस होगा बैटरी का और यहां माइनस होगा तो अंदर क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना ड्रिफ्ट पैदा हुआ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को मोबिलिटी कहते हैं, सिंबल होता है म्यू। तो VD अपॉन में E, दोबारा बोल रहा हूं, V इंटू डी नहीं है, सिर्फ क्या है वो? VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इजी टॉपिक था, ये आपको आना चाहिए किसी भी हाल में। अब हमारे टॉपिक्स बड़े सिंपल है। पहला टॉपिक है हमारे पास ओहमिक कंडक्टर, कि भाई साहब ओहमिक कंडक्टर किसे कहेंगे? भैया विच फॉलोज ओम्स लॉ, उसको ओहमिक कंडक्टर बोलेंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ओम्स लॉ कैसे फॉलो होगा? जब हम V और I के बीच का ग्राफ देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए अगला टॉपिक हमारे पास होता है नॉन ओहमिक कंडक्टर। अगर आप देखोगे तो जो ओम्स लॉ को ना माने, उसको बोल देंगे व्हिच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। जैसा देखोगे O से लेके A तक सीधा है, V और I के बीच के ग्राफ में O से लेके A तक सीधा है, इसलिए ओहमिक बिहेवियर होगा। और A से लेके B तक क्या हो गया? देखिए A से B तक टेढ़ा हो गया, ये कहलाएगा नॉन ओहमिक बिहेवियर। क्या कहलाएगा? नॉन ओहमिक बिहेवियर। ये बात आप ध्यान रखेंगे प्लीज। अब मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक होता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या लिमिटेशन है? मोस्ट ऑफ द कंडक्टर डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ एट अ हाई टेम्परेचर। अगर घर का टेम्परेचर बढ़ गया है या गर्म हो गया है, वायर बहुत गर्म हो गई है, तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ओम्स लॉ नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ही वैलिड है। रूम टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड है। हाई या एक्सट्रीम कंडीशन पे ओम्स लॉ फेल हो जाता है। अब दोस्तों अगला टॉपिक हमारे पास आता है सुपर कंडक्टिविटी। अब तुम सोचोगे सर ये सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, थोड़ा बता दो, मजा आ जाए। देखिए व्हेन सम अलॉयज एंड मेटल्स आर कूल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर हम बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाएंगे किसी चीज को, तो दे शो वेरी हाई कंडक्टिविटी, उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, तो हम यहां पर बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी आ गया। मतलब आप बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में चले जाओगे, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम कहते हैं भाई सुपर कंडक्टर बन गया। क्या बन गया? तो लिखा है व्हेन सम अलॉय या कंडक्टर कूल्ड, ठंडा कर दिया गया, वेरी लो टेम्परेचर, दे शो वेरी हाई कंडक्टिविटी, उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। तो ये हमारे सिलेबस में इतना कुछ है नहीं खास, तो टेंशन लेने की बात है नहीं किसी को भी, है ना। अब देखिए ध्यान से, एक टॉपिक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस, वो मैं बता दूं आपको। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस का क्या सिस्टम है बता रहा हूं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ
रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। देखिए सिंपल सी बता रहा हूं आपको कि अभी हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के लिए, ठीक है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, और आपको फ्यूचर में पढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर को लेके, ठीक है। तो समझिएगा हमें कंडक्टर के लिए पढ़ना है। तो होता क्या है, देखिए रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/ne² टाउ, जहां टाइम का मतलब क्या होता है, कोलिजन टाइम है। क्या है? कोलिजन टाइम। याद है आपको? ये होता है कोलिजन टाइम। क्या होता है? कोलिजन टाइम। अब मेरे प्यारे बच्चों, बिटवीन द कोलिजन, ये टाइम, अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये टाइम घट जाएगा, टाइम घट जाएगा। क्यों? पहले जो 10 सेकंड में टकरा रहा था, अब गर्मी बढ़ने के कारण ऐसे ऐसे हो रहा है 2 सेकंड में टकराएगा, यानी टाइम घट जाएगा, टाइम। और सोचो अगर नीचे का घट गया तो ऊपर का बढ़ जाएगा, इसलिए रजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। और दोस्तों अगर रजिस्टिविटी बढ़ गया तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट घट जाएगा, यानी टेम्परेचर से बहुत फर्क पड़ता है। अब यहां पर कुछ फॉर्मुलेस बनाए गए हैं जिन फॉर्मुलेस को आप बचपन से जानते हो। देखिए आर फाइनल, मतलब अगर मान लेते कि टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 है, T1 पे रेजिस्टेंस है Ri और T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है Rf। नहीं समझे? हमें पता लग गया टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो हमने कहा देखो भैया T1 टेम्परेचर पर Ri है, T2 टेम्परेचर पे Rf है, तो यहां से अगर हम Rf की बात करें तो फॉर्मुला क्या होता है, R इनिशियल 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर आपने चेंज किया है, मान लो ये 50 और ये 60 है, तो चेंज कितना होगा बताओ? 10। जहां पर डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, चेंज, कितना चेंज आपने किया है, दोनों को माइनस कर दो, चेंज मिल जाएगा। अब यहां पर अल्फा क्या होता है बताओ, किसी को पता है क्या होता है? ये कोफिशिएंट ऑफ, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बेवकूफो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या नाम होता है इसका? टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझे? अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसके केस के लिए? रेजिस्टेंस के लिए। किसके लिए? रेजिस्टेंस। किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। अब वैसे रजिस्टिविटी की बात करेंगे तो रजिस्टिविटी फाइनल, अब गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया, रजिस्टिविटी फाइनल, रजिस्टिविटी इनिशियल मल्टीप्लाई में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दोबारा अल्फा क्या होगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। किसके लिए? ये रजिस्टिविटी के लिए। यानी टेम्परेचर के हिसाब से ऐसी ऐसी बातें हो सकती है। क्या बात ध्यान रहेगा? अच्छा, अब दोस्तों हमारे पास क्या आता है, देखो हमारे पास ये आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं सिखाता हूं आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ध्यान से, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है दोस्तों, ध्यान दो। होता यह है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है, वैसे इनके ऊपर के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, पता आप चेक करना, कभी मना किया गया, आता नहीं है पेपर में, पहले आते थे। रेजिस्टेंस है और मान लीजिए रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इन सबकी जगह पर आपको सिर्फ एक चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, तो उसको बोलते हैं आर नेट, या इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? आर इक्विवेलेंट। ये जो आर इक्विवेलेंट होता है मेरे मित्रों, ध्यान देना, आर इक्विवेलेंट, ये जो आर नेट है सीरीज में, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। दोबारा बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप चाहो तो अपना हाफ ईयरली का पेपर चेक कर लो, एक क्वेश्चन भी आपको सीरीज पैरेलल का नहीं आया होगा। आया था? चांस ही कम है, मतलब हाँ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, पर इतना डीप नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अगर पैरेलल में है तो, अगर आपसे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की गई है तो पैरेलल में क्या होता है, क्योंकि ये सब 10th में था ना यार, इसलिए अभी 12th में नहीं देंगे, बहुत कम देंगे। पैरेलल में ये होता है कि अगर आपके पास ये है कि चीजें पैरेलल में लगी हुई है, तो R1 है, R2 है, R3 है, तो आपका जो 1/R नेट होगा ना, वो पता क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 चलता रहेगा। तो पैरेलल में ऐसे कंबाइन किया जाता है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके। अब देखिए अपने पास अगला टॉपिक क्या होता है, ईएमएफ। क्या टॉपिक होता है? ईएमएफ। परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? नहीं, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिकली क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। मान लीजिए आपके पास एक कंप्लीट सर्किट है, ठीक है, ये कोई सर्किट है, ये एक सर्किट है, इस सर्किट में एक लिखा इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट, पूरे सर्किट में घुमाने में, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग मतलब लाना अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट में एक चार्ज को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही क्या होता है, ईएमएफ। यानी ईएमएफ इज बेसिकली एक प्रकार की ये वर्क है, क्या ये कहीं ना कहीं वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या है एक तरह से वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये क्या है, ईएमएफ क्या है बताओ, ईएमएफ काम है, वर्क है, वर्क है, कौन सा वर्क है, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट, पूरे सर्किट में, समझ पा रहे हो? तो इसको बोलते हैं हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन पॉइंट टू अनदर। ये कह रहा है कि अगर एक सर्किट है आपके पास, तो सर्किट के अंदर ध्यान दो, अगर एक सर्किट है तो सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, सर्किट के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, क्या बोला मैंने, सर्किट के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो वर्क है उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग और यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन पॉइंट टू अनदर। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात चले तो पोटेंशियल डिफरेंस, और पूरा वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट तो ईएमएफ। तो दोनों ही वर्क डन है, दोनों क्या है, एक बार वर्क हो रहा है पूरे में और एक बार वर्क हो रहा है एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको चीज समझनी है, क्या समझनी है, सेल के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए,
ये होता है सेल। अब देखिए सेल की खास बात क्या होती है, जब सेल बनेगा केमिकल से बनता है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। तो जो सेल होता है, सेल जब वो बनेगा तो उसका खुद का भी रुकावट होगा, रेजिस्टेंस होगा। मेरी बात समझो, क्या है कि अगर हमारे पास कोई सेल हमने बना के तैयार किया, हमने 2 डब्बे लिए, केमिकल्स डाला, और जब आपने सुना होगा जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सुना ना ये सब, ये सेल बना रहे, सेल ऐसे बनता है केमिकल डाल के। तो इस सेल का खुद का भी कुछ रुकावट होगा, क्योंकि ये भी तो भाई इनके अंदर ये भी तो सामान डाला हुआ है ना, तो खुद का भी रुकावट होता है। तो हम कहते हैं भैया देखो सेल का ना खुद का रुकावट होता है, तो इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल ऐसे दिखाते हैं हम। सेल में एक होता है ईएमएफ, क्या होता है? ईएमएफ। एक होता है आर। सेल की ईएमएफ को हम ई बोलते हैं, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर। और आर का मतलब है अंदर की रेजिस्टेंस, और इसका जो ईएमएफ होगा उसको बोलेंगे हम ई। और मान लीजिए यहां पर कोई बैटरी है, कुछ बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, बल्ब तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कुछ भी हो सकता है। ये बल्ब है, सॉरी बैटरी बोला, सॉरी, कोई बल्ब है, कोई चीज एसी है या कुछ भी लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस, कैपिटल आर। क्या बोलेंगे? कैपिटल आर का मतलब होता है लोड। क्या मतलब होता है? लोड। या इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। 2 नाम होता है इसका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब अगर आपने कोई सेल बनाया है तो सेल से कुछ तो कनेक्ट करोगे। तो मान लो हमने ए और बी के बीच में एक बल्ब को लगा रखा है, लोड लगा रखा है, पंखा लगा दिया, मान लो हमने मोटर लगा दिया, तो मोटर की जो रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? आर। या उसका नाम होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखिए ए से बी के बीच में जो होगा उसका नाम होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा? और पूरा क्या होता है? ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में रिलेशन होता है। देखिए वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब है? वी का मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ई का मतलब क्या बताओ? ईएमएफ। ई का मतलब क्या है? तो V इज इक्वल टू ई माइनस करंट इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो जो V होगा, V वो क्या होगा? तो V होगा ईएमएफ माइनस जो भी करंट है इसके अंदर, जो भी करंट है, करंट इंटू में रेजिस्टेंस। तो रिलेशन होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जहां V का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E का मतलब है ईएमएफ, R का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कुछ केसेस है, देखो अगर आपका जो बैटरी है, सेल जो आपने बनाया सेल, वो सेल से करंट बाहर निकल रहा है, तो होगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जिसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं? तो यहां पर ध्यान रखना कि जो आपका V है वो कम होगा, क्योंकि घट रहा है ना, देखो डिस्चार्ज, तो V यहां पर कम होता है E से। किससे कम होता है? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग हो रहा है। लेकिन अगर हम चार्ज करना स्टार्ट कर दे तो यहां पर पता क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस आई आर। V इज इक्वल टू, जिस चक्कर में अब V क्या होगा? ज्यादा होगा। अब V ज्यादा होगा ईएमएफ से, चार्जिंग के केस में। यानी कि पोटेंशियल कम भी हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। क्या मेरी बात समझे? और तीसरा केस ये है कि अगर बैटरी, आप समझो, तीसरा केस ये है कि जैसे हमारा फॉर्मुला क्या, देखो हमारा फॉर्मुला है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। मैं आपसे कहूं कि सर्किट के अंदर करंट ही नहीं है, अगर करंट ना हो तो क्या होगा? सोचो, अगर करंट ना हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या हो जाएगा? आपका ईएमएफ। तो लिखा हुआ है व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, जस्ट इन अ केस, जस्ट इन दिस केस, छोड़ो गलत लिख दिया। सो लिखा है व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, तो सो ईएमएफ इक्वल टू V, ईएमएफ इक्वल टू, बिकॉज व्हेन इट इज इन रेस्ट, क्या है यार, क्या लिखा है ये? रेस्ट पे कैसे हो सकता है? छोड़ो, लिखा है व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर। ये किसी बच्चे की नोटबुक से खींचा है मैंने, समझे मेरी बात को? नहीं समझे? समझ गए? व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, सो ईएमएफ इक्वल टू V। बस वो तो पता है, हमें करंट नहीं है तो करंट नहीं है ना, ये तो रीजन है। तो ये हमारा केस था ईएमएफ को लेके, पोटेंशियल डिफरेंस को लेके, उनके बीच में रिलेशन को लेके, उनके बीच में रिलेशन को लेके। हेलो प्यारे बच्चों, ऑडियो गायब हो गया था, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और अभी मैं रोड के बाहर, घर के बाहर किनारे पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आवाज आए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि 2 ही रूम है हमारे घर में, और हमारे घर में फिर भी भाई की शादी हुई है, तो उनका शोरगुल आता रहता है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि उनकी वजह से मेरा वीडियो खराब हो, तो मैं बाहर बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ऑडियो के लिए आप प्लीज कुछ मत बोलना कमेंट में कि ऑडियो बेकार है, और बाकी बच्चों को लगेगा यार ये तो बेकार ऑडियो है, क्यों पढ़े हम इससे। ठीक है, तो दोस्तों अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1, ईएमएफ है E2, दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, अंदर का रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और हमें ई नेट निकालना है। तो वो होगा ई नेट, मतलब इन सबकी जगह, जैसे मान लो 3 लगे हुए हैं यहाँ पे, 4 भी लगा सकते हैं, तो टोटल निकालने के लिए आपको सिंपल ऐड करना होता है। वैसे रेजिस्टेंस का टोटल निकालने के लिए आपको सिंपल ऐड करना पड़ता है, R1 R2 R3 R नेट। तो बहुत ही ईजी हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज में, आप ऐसे कर सकते हो। फिर आगे हम पैरेलल की बात, पहले बच्चों अब हम बात करेंगे सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। बड़ा आसान है, मान लीजिए एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2 है, रेजिस्टेंस R1 R2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2। तो आपको रिलेशन रखना है E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 बाई R1 E2 बाई R2, मतलब कुछ नहीं है, E1 R1 का रेशियो प्लस E2 R2 का रेशियो, वो होगा E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट का मतलब है नेट वैल्यू, E नेट, और R इक्विवेलेंट का मतलब होता है R नेट। और उस पैरेलल में, अगर पैरेलल है तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, चलता रहता है। तो बड़ा आसान है, आप यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको E इक्विवेलेंट मिल जाएगा, है ना। तो बहुत ईजी चीज़ है, इसमें टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, तो अभी हम बात करेंगे व्हेन n सेल्स ऑफ इक्वल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, यानी बहुत सारे सेल्स है जिनका ईएमएफ इक्वल है, बहुत सारे हैं n, इनका रेजिस्टेंस भी है, लेकिन सबका ईएमएफ रेजिस्टेंस इक्वल है, ईएमएफ आर। तो हम कैसे करंट निकालेंगे? हमें यहाँ पर करंट की एक एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ता है, और मैक्सिमम करंट के बारे में बताना होता है, मैक्सिमम करंट के बारे में बताना होता है। दोस्तों देखिए, करंट का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ, जितना भी इसका ईएमएफ निकलेगा उसको टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होता है, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होता है, रेजिस्टेंस।
तो दोस्तों पहली बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज में करंट तभी आएगा जब उसको हम किसी लोड से कनेक्ट करेंगे। जैसे ये बैटरी है, बैटरी को भैया आप लोड से कनेक्ट करोगे तो एक लोड हम लगाने वाले हैं यहाँ पर कैपिटल आर, जिसको हम लोड कहते हैं। तो इस लोड में कितना करंट आएगा वो निकालने के लिए टोटल ईएमएफ, एक मिनट, टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि टोटल ईएमएफ हम कैसे यहाँ निकाल सकते हैं, आपको पता होगा। हम यहाँ बोलेंगे वी नो कि अगर बहुत सारे सीरीज में कनेक्टेड है तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे हम, ई प्लस ई जोड़ते रहेंगे, कितनी बार जोड़ते रहेंगे, एन टाइम्स, तो बन जाएगा एन ई। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ हमें मिल जाएगा करंट के फॉर्मूले में एन ई, क्योंकि बहुत सारे ईएमएफ हमें सीरीज में जोड़ने हैं, ई प्लस ई। अब रेजिस्टेंस जोड़ना है हमें टोटल, तो अभी हम आर प्लस आर कितने टाइम्स तक, एन टाइम्स, तो एन आर। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो एनआर बन जाएगा, लेकिन कैपिटल आर भी तो है। यानी कि अगर हम करंट के फॉर्मूला देखें टोटल ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में एनआर प्लस कैपिटल आर आएगा। तो यही करंट का एक्सप्रेशन है जो एग्जाम में आता है। अब फॉर मैक्सिमम करंट हम क्या बात ध्यान रखते हैं, अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए मित्रों, तो मैक्सिमम करंट के लिए हम यहाँ पर क्या बुद्धि लगाते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर हम सपोज ऐसा करें कि आर की वैल्यू जो लोड है लोड वो बहुत बड़ा हो जाए एज कम्पेयर टू एनआर। मतलब ये है 1,00,000, समझिए आर है 1,00,000 और ये है 2 रुपए, तो 1,00,000 रुपए में 2 रुपए जोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। जब आर बहुत बड़ा है, एज कम्पेयर टू एनआर, तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर ये 1,00,000 है, ये 2 रुपए, तो 2 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम कहेंगे देखो भैया बात ऐसी है कि अगर आर बहुत बड़ा है तो हम आर प्लस एनआर को अप्रोक्सीमेट 0 लिख सकते हैं। आर प्लस एनआर को हम अप्रोक्सीमेट 0 लिख सकते हैं। क्यों 0 लिख सकते हैं, क्योंकि भैया देखो ये लाख रुपए में 2 रुपए जोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आर प्लस एनआर को 0 नहीं, सॉरी मेरे से गलती है, मैं क्या यार, अभी आंटी आ गई थी ना पैसे मांगने के लिए, तो मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। आर प्लस एनआर में हम इसको आर लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होगी, अरे यार इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आर बहुत बड़ा है, एनआर बहुत छोटा है। ये लाख रुपए में 2 रुपए जोड़ेंगे तब भी वो लाख के बराबर ही रहेगा। 1,00,000 रुपए में अगर हम 2 रुपए जोड़ेंगे तब भी वो लाख के बराबर ही रहेगा। यानी इस पूरे को उठा के करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एन ई बाई आर। तो ये हमारा मैक्सिमम करंट आएगा, क्योंकि हमने एन आर प्लस आर को सिर्फ आर लिखा है, तो ये होता है मैक्सिमम करंट, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये एग्जाम में आता है, ये काफी बढ़िया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों अगला टॉपिक होता है इफ एम नंबर ऑफ, समझिएगा, अब हमने मान लीजिए एम नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, हमने एम नंबर ऑफ सेल्स को पैरेलल में लगा दिया है, एम नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। एम भी हो सकता है, कई लोग इसको एन भी लिखते हैं, हमने एम माना है, ठीक है। तो पैरेलल में हमने ऐसे करके बहुत सारे सेल्स को लगा दिया है। और आपको पता हो सेल्स के साथ एक चीज अच्छी बात है कि एक सेल के साथ एक और चीज आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर, ये तो मुफ्त में आपको मिलता है, ठीक है ना। तो आपको ऑब्वियसली इंटरनल रेजिस्टेंस की बात तो की जाएगी ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके लिए आपको करंट निकालना है, फाइंड करंट। तो करंट के लिए आपको बहुत सिंपल याद रखना है, करंट टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि इन सबको हमने किससे कनेक्ट किया होगा, इन सबको हमने, जो भी ये बैटरी बनेगा इसको हम कनेक्ट करेंगे किसी लोड से। तो इसको हम किसी लोड से कनेक्ट करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द टाइम, लोड से, ठीक है। तो अभी हम टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस लिख दूं मैं, रेजिस्टेंस वर्ड्स में, तब हमें करंट मिलेगा। अब आपको पता होगा अगर पैरेलल में इक्वल लगाओ, इक्वल सेल्स हम लगाते हैं, हमारे सिलेबस में यही है। अगर पैरेलल में इक्वल सेल्स लगाओ ना, तो मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ जो याद कर लो, कि अगर पैरेलल में सबका ईएमएफ सेम आता है, देखिए अगर इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, इसका ई है, तो इसका जो रिजल्ट होगा, इन सबका जो रिजल्ट होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन सबका जो रिजल्ट होगा वो भी ई के बराबर ही होगा, टोटल ईएमएफ ई होगा। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो पैरेलल में अगर जिसको नहीं पता बता दूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन ये सब आर ही है, ये सारे इक्वल है, तो 1/R कितनी टाइम चलेगा, ये m टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा m/r। लेकिन हम जब इसको सीधा करेंगे तो हो जाएगा r/m। लेकिन आपको पता होगा जितने भी स्मॉल आर है एट द एंड ऑफ द डे इन सबको इकट्ठा करके हम लोड से लगाने वाले हैं, और लोड को हम कैपिटल आर बोलते हैं। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक तो हमने निकाला है r/m, एक तो हमने निकाला है, इधर देखो, एक निकाला है हमने r/m, और वो कैपिटल आर से जुड़ेगा, तो r/m प्लस r। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो करंट का फॉर्मूला आएगा ई आर प्लस एम आर और ऊपर एम ई, ठीक है। अब ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें इसमें मैक्सिमम करंट की कंडीशन लगानी होती है, मैक्सिमम करंट। अब मैक्सिमम करंट के लिए इस बार हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, इस बार हम आर को छोटा रखेंगे, लोड स्मॉल रखेंगे, जैसे पिछली बार ज़्यादा रखा था, इस बार कम रखना पड़ेगा। अगर लोड को हम स्मॉल रखते हैं, अगर लोड को हम काफ़ी छोटा लगते हैं, लोड बहुत छोटा है, तो क्या कंडीशन बनेगी, अगर आर की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, देखो एम आर को। तो देयरफॉर हमारा जो आर प्लस एम आर है वो सिर्फ आर के बराबर रह जाएगा। तो हमारा जो करंट का फॉर्मूला निकलेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा करंट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ऊपर तो एम ई है और नीचे सिर्फ आर बचेगा, क्योंकि हमने इस बार, समझिए, हमने कहा कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये बहुत छोटी हो जाएगी, कैपिटल आर बहुत छोटा है, ये कैपिटल आर बहुत छोटा है, छोटा होने की वजह से इसको गायब कर देंगे, तो आर प्लस एम आर सिर्फ आर हो जाएगा, और करंट का ये फॉर्मूला होगा, और इसी को हम मैक्सिमम करंट बोला करेंगे दोस्तों। तो एग्जाम में मैक्सिमम करंट भी आपसे पूछ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते फटाफट इस चैप्टर के अंदर। तो प्यारे बच्चों, अभी करना है हमें मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में क्या होता है कि हमारे पास ना सेल्स होते हैं, जैसे ये एक सेल है, एक दूसरा सेल है, ऐसे तीसरा एक सेल है, चौथा एक सेल है, ऐसे करके मिक्स ग्रुपिंग में ऐसे लगा देंगे हम, ठीक है। तो मिक्स ग्रुपिंग में होता है क्या, जैसे कि आपने ऐसे लगाया, ये पैरेलल में है, अब इसी को आपको रिपीट करना पड़ेगा सीरीज में। मैं समझा रहा हूँ मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। कि ये पैरेलल में आपने लगाया कि भाई एक सेल का ईएमएफ ई, दूसरे का ई, तीसरे का ई, तो आप पैरेलल में लगाएंगे एम बार पैरेलल में लगाएंगे, चलता रहेगा, लेकिन सेम सीरीज में रिपीट होता रहेगा, ठीक है। ई आर फिर ई आर, ये सीरीज में भी चलता रहेगा, ऐसे सीरीज में भी चलता रहेगा।
तो जब हम सीरीज पैरेलल दोनों लगाते हैं तो इसको बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। और n टाइम्स हम सीरीज में लगाएंगे, n टाइम्स, तो आप n टाइम्स सीरीज में लगाते हो, m टाइम्स पैरेलल में। तो एक तरह से ना, ये अगर टोटल सेल्स हमें कोई निकालने को कहेगा, अब इसको हम पहले बता दो टोटल की बात में। और ये जो भी चीजें बन के रेडी होगी इसको हम एक बार कैपिटल आर से लगाया करेंगे। जो ये बन के आएगा इसको हमें कैपिटल आर से लगाएंगे, जिसको हम लोड कहते हैं, लोड। इसका कनेक्शन हम लोड से करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं बता दूं टोटल सेल्स कैसे निकलेंगे। टोटल सेल्स देखिए, टोटल सेल्स निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है m क्रॉस n या फिर n क्रॉस m, क्योंकि एक तरफ n सेल्स लगे हैं, देखो आप ठीक से, एक तरफ n सेल्स लग रहे हैं सीरीज में और एक तरफ m लग रहा है पैरेलल में, तो टोटल कैसे निकलेगा, m क्रॉस n कर दोगे आपको टोटल इजीली मिल जाएगा। अब दोस्तों मिक्स ग्रुपिंग में करना क्या होता है, वही हमें करंट की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम करंट निकालने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों करंट निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको पता ही होगा, टोटल ईएमएफ अपन में टोटल रेजिस्टेंस, यही चीज आपका चलता रहेगा, रेजिस्टेंस। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल ईएमएफ का पंगा है, वो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए पहले इस सर्किट को हम थोड़ा छोटा करेंगे, नीचे आपको बता रहा हूँ, देखिए अब लॉजिक लगाओगे तभी समझ में आएगा। अब ये देखो सीरीज को पहले सॉल्व करेंगे हम, तो ई ई ई ऐसे चल रहा है, तो सीरीज को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ये एन ई एंड एन आर, क्योंकि आर 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 सीरीज में तो ये ना सिंपल ऐड हो जाता है, तो एन टाइम से तो एन ई एन आर सीरीज में हो गया, और नीचे भी एक एन ई है, नीचे भी एन आर। अब पैरेलल की बात करते हैं, देखो एन ई एन आर, एन ई एन आर, नहीं समझे। देखो पहले लाइन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा एन टाइम्स ई एन टाइम्स आर, फिर दूसरा लाइन भी यही बन जाएगा एन ई एन आर, तीसरा भी एन ई एन आर, चौथा भी एन ई एन आर। मतलब अगर हम बात करें तो ईएमएफ जो है वो एन ई एन ई एन ई एन ई आएगा पैरेलल में एम, ठीक है, और रेजिस्टेंस एन आर एन आर एन आर। अब मैं पहले आपको कह चुका हूं, अगर पैरेलल की हम बात करें तो पैरेलल में जो एक का ईएमएफ होता है वही नेट ईएमएफ होगा, तो ईएमएफ की जगह पर तो आप एन ई लिख दोगे, पर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब देखिए रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे पैरेलल में बहुत सारे ईएमएफ, 1/r नेट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1/r नेट। और पैरेलल में है, देखो कैसे, पैरेलल में एक एनआर है, फिर दूसरा एनआर है, तीसरा एनआर है, चौथा एनआर है, तो 1/nr 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 ऐसे चलेगा। देखो 1/nr कितनी बार, m बार, पैरेलल है m बार, तो आ जाएगा आपका m/nr। और इसको सीधा करेंगे, r नेट कितना आएगा, nr/M। तो हम बोलेंगे देखो रेजिस्टेंस टोटल कैसे निकालेंगे, तो एक तो आया है हमारा, एक मिनट, क्या आया है, nr/M। तो रेजिस्टेंस एक तो nr/M है स्मॉल वाले सारे, और एक कैपिटल R से हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो nr/M आया है छोटे वालों का मिला के, और एक कैपिटल R से हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस ये होगा। फिर अब दोस्तों कहानी है कि इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करेंगे तो ये ni एलसीएम ले रहा हूं मैं, mr और ये m ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हमारे करंट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर कंडीशन आती है मैक्सिमम करंट की, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। भाई बहुत इजी तरीके से डेरिवेशन बताया मैंने आपको, मैक्सिमम करंट। अगर हम मैक्सिमम करंट की कंडीशंस की बात करें तो बहुत ही इजी पड़ जाता है। देखो मैक्सिमम करंट की अगर आपको कंडीशन लगानी है तो बहुत सिंपल है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बोला है कि आर कैपिटल एम एन स्मॉल आर, जब आर कैपिटल एम स्मॉल एन और आर के बराबर हो जाए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है, तब हमारा करंट मैक्सिमम होता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है फॉर मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट का ये कंडीशन होता है, ये बस आपको याद रखना है। इस प्रकार से चैप्टर में सेल्स के कनेक्शन हमने पढ़े बहुत आसान तरीके से, आई होप आपको मजा आया हो। पहले बच्चों अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ। अब देखिए किरचॉफ साहब ने डिफिकल्ट सर्किट्स के लिए लॉ दिया है, जैसे सर्किट होता है ना इस टाइप का, जैसे मैं आपको कहूँ कि कोई भाई सर्किट इस टाइप का है कि भाई यहाँ एक सेल है, रेजिस्टेंस है, ई है, आर है, फिर ई है, कैपिटल आर है, बहुत सारे ई, बस कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए सब यूज होता है, जिसमें बहुत सारे बैटरी सेल्स लगी हो। तो किरचॉफ साहब का फर्स्ट लॉ है जंक्शन लॉ या करंट लॉ। ये कहते हैं सिंपल भाषा में कि मान लो ये कोई पॉइंट है जहाँ पर ऐसे जंक्शंस बन रहे हैं, ऐसे जंक्शंस बन रहे हैं। मैं आपको इजी जंक्शन बना के दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि मान लो यार एक जंक्शन बन रहा है ऐसा कि करंट, यहाँ से करंट आया और यहाँ से कोई करंट आया, दो जगह से करंट आ रहा है, मान लीजिए 3 एम्पियर यहाँ से आया, 7 एम्पियर यहाँ से आया, और यहाँ से लेकिन वो 3 भाग में बट गया। तो इस जंक्शन पे क्या होगा समझना, देखिए अगर 3 आया है 7, तो मान लो 2 इधर चला गया, 5 इधर चला गया, 3 यहाँ चला गया, तो अगर आप जोड़ेंगे तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इस जंक्शन पे 7 3 10 आया है इस जंक्शन पे, तो 10 गया भी है। देखो 5 2 7 3 10 गया भी है। यानी जंक्शन पे करंट रुकता नहीं है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन लॉ कहते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो, सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज जीरो, जंक्शन इज जीरो, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा जंक्शन पे करंट, ये जंक्शन है इसको जंक्शन बोलते हैं, क्योंकि जितना करंट आया उतना ही चला गया। दैट इज इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट अ जंक्शन, एट जंक्शन इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट इन जंक्शन, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जंक्शंस पे जितना करंट आता है, करेक्शन ये है, देखिए अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ द सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो, दैट इज इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट जंक्शन। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन पर ये वाला लॉ वैलिड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर अगला लॉ होता है हमारे पास लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सर्किट है आपके पास, एक सेल लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है, लेकिन उसमें दूसरा सेल भी लगा है, रेजिस्टेंस भी लगा है, फिर रेजिस्टेंस लगा है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है। मान लीजिए इसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज है कुछ भी हो सकता है, V1 है, मान लीजिए इसका वोल्टेज V2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो जंक्शन लॉ या सेकंड लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप इन एनी सर्किट मस्ट बी जीरो। क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा एक लूप बना रहा हूं मैं, ए से, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, मैं ए से बी जाता हूँ, बी से सी जाता हूँ, सी से डी जाता हूँ और ए पर लौट आता हूँ। तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से दोबारा ए। तो ए से ए लौटने का मतलब है लूप।
तो इस लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज का सम होगा, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, तो समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेज जीरो होगा। ये हमारा लूप लॉ है या वोल्टेज लॉ है, सेकंड लॉ बोल सकते हो, ऐसा कोई वो नियम नहीं है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक्स हो जाते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों फटाफट एक व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो प्यारे बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज रह गया है, इसको करते हैं फटाफट। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझा दूं। तो कहते हैं कि जो आपका P बाई क्यू है वो R बाई एस के बराबर होगा। क्या कहते हैं कि P बाई क्यू R बाई एस के बराबर होगा। कब? जब जो हमारा करंट है, जो हमारा करंट है इस गैल्वेनोमीटर में ना जाए, जीरो हो। जी के अंदर करंट अगर जीरो जाएगा तो हमारा P बाई क्यू R बाई एस के बराबर होगा। तो हम बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है कि प्रूफ करने को आ सकता है कि भाई ये प्रूफ करो इस कंडीशन को। तो प्रूफ करने का पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले आप ब्लैक कलर का पेन ले लो। ले लिया, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई स्टेप नहीं है। बैटरी से आपको कोई करंट निकालना है, ये करंट को आगे भेजना है, फिर आगे जाके करंट का डिवीजन होगा। तो यहाँ मान लो करंट I1 है, यहाँ मान लो करंट I2 है। अब ये I2 आगे ट्रैवल करते हुए और पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो मान लो इस तरफ जो करंट आया उसको हम IG बोलेंगे, बाद में इसको जीरो कर देंगे, अभी नहीं। तो अंदर की तरफ जो करंट आया गैल्वेनोमीटर में ऐसे जाके ऐसे जो करंट आया उसको हम IG बोल देंगे। फिर देखो इधर से I2 आया था, I2 आया था इधर, IG इधर गया तो इधर बचेगा I2 माइनस IG। I2 माइनस IG आपका इधर होगा। फिर क्या होगा, इधर से I1 आ रहा है, इस तरफ से IG आ रहा है, इस तरफ से I2 माइनस IG, तो दोबारा वो I बन जाता है। ठीक है, बस इतना ये डायग्राम में ये I बन जाएगा क्योंकि सब लौट जाएगा ना। देखो जितना भी है इधर, देखो समझना, जितना भी है इधर से इधर से इधर से सब आके तो इधर ही मिलेंगे ना इस कोने पे। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब इस वाले आर्म को देखो, इस वाले आर्म को, तो इस तरफ से IG आ रहा है, इस तरफ से I1, तो इसमें होगा I1 प्लस IG। तो ये सारे करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद बहुत सिंपल स्टेप्स होता है, आपको किरचॉफ्स के लॉ लगाने होते हैं। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हमें किरचॉफ से सॉल्व करने को आता है, तो हम किरचॉफ से पढ़ेंगे, किरचॉफ्स के लॉ। तो किरचॉफ साहब के लॉ से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अभी हम कुछ नामकरण करेंगे जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। आई होप मजा क्या आने वाला है नामकरण करते वक्त बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, इसको D मानेंगे। अब हम किरचॉफ्स KVL का इस्तेमाल करने वाले हैं। KVL इन लूप बता दो मैं आपको, लूप ले रहा हूँ मैं BCAB। तो किरचॉफ्स का जो KVL है, KVL कहता है समीशन ऑफ वोल्टेज इज जीरो। जो सम होगा वोल्टेज का वो जीरो होगा। तो वही हम लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे देखो मैं बता रहा हूँ। आप देखो KVL लगाना बड़ा आसान होता है कि हम क्या करेंगे, हम B से C की तरफ जाएंगे। तो वोल्टेज की बात करनी है तो I2 इंटू में P, ये रेजिस्टेंस का नाम है P, तो I2P हो जाएगा। वोल्टेज का मतलब क्या है, करंट, अरे V इक्वल टू I इंटू R होता है ना, तो I2P, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का नाम P है, करंट है I2। तो B से C का जुगाड़ तो हो गया, क्योंकि हम पहले कैसे जा रहे थे, देखो पहले हम जाएंगे B से C, फिर C से A, फिर A से B। अब चलते हैं हम C से A। तो C से A में मिलेगा आपको, C से A में क्या मिलेगा देखो, IG इंटू G मिलेगा। तो प्लस का समीशन, ये सम का फॉर्मूला होता है, सम, समीशन ऑफ वोल्टेज जीरो, तो IG इंटू G। अब हम चलेंगे A से B की तरफ। तो देखो जब हम A से B की तरफ आएंगे तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है और करंट है I1Q, तो माइनस का I1Q, माइनस क्यों आया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन था। तो पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी। दूसरा लूप ले रहे हैं हम KVL इन लूप। अब ले रहे हैं हम देखो, लूप ले रहे चलो हम CDAC। मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए प्लीज, अरे हट जा भैया। हम C से D जाएंगे, फिर D से A आएंगे, फिर A से C जाएंगे, C से D, D से A, A से C। तो इन लूप CDAC। तो C से D जाएंगे तो क्या मिलेगा, C से D जाएंगे तो हमें मिलेगा I2 माइनस IGR, है ना, I2 माइनस IGR, I2 माइनस IG इंटू में R, प्लस D से A आएंगे तो देखो अपोजिट आ रहे हैं हम, हमारे D से A और करंट है इधर, हमारे D से A करंट है इधर, तो ये जगह I1 प्लस IG इंटू में S, यहाँ पर S है रेजिस्टेंस ना, तो I1 प्लस I2 इंटू में S, I1 प्लस IG इंटू में S। फिर अब हम चलना है, हमें यहाँ तक आ चुके हैं, हम A से जाना है हमें C तक। जब A से C तक जाएंगे तो अपोजिट है, तो माइनस IG इंटू में G। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या होगा हमारा, माइनस IG इंटू में G इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू जीरो। वोल्टेज होता क्या है, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। अब हम बोलेंगे नाउ हमें IG को जीरो लिखना है फॉर बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, हमारा IG जीरो होता है। तो बैलेंस कंडीशन में IG को हम जीरो लिखेंगे, तो IG को लिखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, वैसे ही ये वाला IG खत्म हो जाएगा और ये वाला भी खत्म हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I2P इक्वल टू I1Q, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, माइनस इस तरफ जाके जीरो की तरफ प्लस हो जाएगा, तो I2P I1Q के बराबर हो गया। वैसे यहाँ पर IG खत्म होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है हमें ये R है, तो R, ये R है बेटा, R इंटू I2 माइनस R इंटू में IG। अच्छा IG को तो हमने जीरो कर दिया, तो यहाँ से भी ये जीरो हो जाएगा, ईजी पड़ गया ना, यहाँ IG को जीरो कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, R इंटू में I2 और यहाँ से S इंटू में I1 प्लस का S इंटू में I1। अच्छा एक मिस्टेक मेरे से हुई है, वो मिस्टेक ये है, देखो ध्यान से, जब हम D से A की तरफ आ रहे हैं I1 प्लस IG, और तो करंट आगे की तरफ है, हम पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा, इसे कर लेते हैं ठीक, यह माइनस होगा। तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, हमें यहाँ से मिलेगा
RI2 और यहाँ माइनस का साइन है SI1, तो RI2 माइनस SI1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से RI2 हो गया SI1 के बराबर। अब इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 4, और 3 और 4 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं P/R हो जाएगा हमारा नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो देखिए I2 से I2 कट जाएगा, तो P/R Q/S के बराबर हो जाएगा। और इसको रीअरेंज करेंगे तो देखो Q इस तरफ आ जाएगा, R ऊपर आ जाएगा, तो P/Q R/S के बराबर हो जाएगा। तो P/Q R/S के बराबर होगा, हमने प्रूफ कर दिया। तो ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ सकता है। अब दोस्तों हमारे पास इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बड़ा आसान है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। जितना करंट होगा उतना हीट होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना हीट होगा, जितना टाइम होगा, टाइम। यहाँ पर ये टाइम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्लीज, इसको हम टाइम बोल रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बोल रहे, टाइम है ये। तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा H कंबाइन करने पे HI²RT, यही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फिर हमारा है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है। इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। फ्यूज कैसे काम करता है बता रहा हूँ, देखो जैसे मान लो ये आपका घर है और घर के बाहर आपने यहाँ पर फ्यूज लगाया हुआ है, और वायर आपके घर में गई हुई है, और ये वायर आ रही है ट्रांसफार्मर से, कहीं से आ रही है, सप्लाई से आ रही है, सप्लाई से। तो सप्लाई से वायर आ रहा है और बीच में फ्यूज है, और ये है आपका घर। तो देखो होगा क्या, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दिख रहा होगा आपको। अब लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होगा, कभी भी ज़्यादा करंट अगर गलती से आ जाएगा तो करंट की वजह से हीट पैदा होगा, और हीट पैदा होते ही ये जो फ्यूज है वो पिघल जाएगा, यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा पिघल के। क्यों पिघल जाएगा, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो घर के बाहर लगाते हैं हम, या घर के जीने उन्हें के पास लगाते हैं फ्यूज, ताकि वो पिघल के हट जाए और हमारा घर बच जाए, वरना हाई करंट हमारे घर में घुस सकता है। अब हॉट वायर एमीटर होता है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। हॉट वायर एमीटर वैसे हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में हम बहुत बातें नहीं करते हैं। ये तो मैंने कभी मजे मजे में बात किया हो तो ये नोट्स में आ गया है, ठीक है। हॉट वायर एमीटर मैं आपको बता दूं क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। अरे यार हट यार, हॉट क्या हो रहा है। हाँ, तो हॉट वायर एमीटर क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट का मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एसी को मेजरमेंट करने के लिए हॉट वायर एमीटर यूज़ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये अलग अलग फॉर्मूले हैं हमारे पास हीट का, जैसे एक फॉर्मूला ये होता है, हीट का एक फॉर्मूला ये होता है, हीट का ये भी एक फॉर्मूला होता है VIT। तो मैं बताऊँ क्या क्या याद करना है आपको। हीट इज इक्वल टू I²RT, हीट इज इक्वल टू V²/R इंटू में T, और हीट इज इक्वल टू VIT, ठीक है, वोल्टेज करंट टू टाइम, ये हीट होता है। और पावर का फॉर्मूला दोस्तों ये याद कर, ये क्या है, ये सब कन्वर्जन मत देखो, बस सिंपल याद कर लो ना, बचपन से तो पढ़ रहे हो, हीट के अलग अलग फॉर्मूले। पावर होता है वोल्टेज इनटू में करंट, इसको पावर बोलते हैं। और पावर का मतलब क्या होता है, हीट अपॉन में टाइम, हीट पर यूनिट टाइम को भी हम पावर कहते हैं। तो पावर के दो फॉर्मूले, हीट पर यूनिट टाइम या फिर वोल्टेज इनटू में करंट को भी हम पावर कहते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर के सारे मेजर पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। लास्ट का टॉपिक बहुत ईजी था, तो इस पर मैं ज़्यादा बात करनी नहीं है। हॉट वायर एमीटर वो होता है जिससे हम अल्टरनेटिंग करंट को नापते हैं, और ये हॉट वायर एमीटर हीटिंग इफेक्ट पे ही तो काम कर रहा है ना, देखो हॉट गर्म है, तो यानी कि एमीटर करंट नापने वाला डिवाइस भी हीट पे काम कर सकता है। फ्यूज क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है मैंने आपको बता दिया, पावर का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हो तो कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों।